सभी को नमस्कार। पहले आइए हम ये एक क्लिप देखते हैं। देखो भाई, इनका केस बिगड़ता है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूं। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? ये आपका बिल है। आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी। सो देखिए, यहाँ मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये स्टोरी को कोरिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये वो मूवी की क्लिप थी ताकि मैं इसको अपने स्टोरी में कंटिन्यू कर सकूं, और जो इस क्लिप में दिखाया गया है उससे हम ये कोरिलेट करके देख सकें कि हॉस्पिटल और हेल्थ के जो इस समय एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, वो किस तरह से इन्फ्लेट हो रहे हैं, किस तरह से इन्फ्लेशन है जो कि हॉस्पिटल सेक्टर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा हद तक के इंडिया के अगर हेल्थ सिस्टम की हम बात करें तो पेशेंट ही है जो कि इस पूरे एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहां पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगों ने नहीं ले रखा है। तो काफी हद तक के जो पेशेंट्स होते हैं वही अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसके पैसे को बियर करते हैं। ये जो इन्फ्लेशन है हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट्स को लेकर के, इसके पीछे कई ऐसे पॉजिटिव रीजंस भी हैं जहां पे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, ट्रीटमेंट जो आजकल किए जाते हैं वो एडवांस हो चुके हैं, स्किल्ड सर्विसेज हो गए हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं वो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, जिनकी वजह से उनके चार्जेस काफी इन्फ्लेटेड हैं। और ये कुछ ऐसे पॉजिटिव रीजन है जहां पे जो हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर्स हैं, जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, वो काफी हद तक के इन्फ्लेशन हो रहा है जहां पे। लेकिन इसके पीछे कुछ नेगेटिव रीजंस भी हैं, जैसे कि हमने देखा कि कई जगह कुछ माल प्रैक्टिस हो रही है, कई जगह ओवर प्राइसिंग की जा रही है। तो ये इस सेक्टर की बहुत एक ध्यान देने वाली चीज है जिसको हम इस पूरे वीडियो में डिकोड करेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो में हम काफी कुछ ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल जो एक इंडस्ट्री है वो किस तरह से काम करती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू जनरेशन का जो मीडियम है वो ही काफी हद तक के डिपेंड करता है कि पेशेंट्स पे कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ हद तक के पे करती है, कुछ हद तक के इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, बट इंडिया जैसे सेगमेंट में काफी हद तक के पेशेंट ही बियर करते हैं। और पूरा हॉस्पिटल का जो रेवेन्यू मॉडल है वो इन सेगमेंट से आता है, जो कि देखा जाए तो एथिकली वैसा नहीं होना चाहिए। एथिकली एक अच्छी डेवलप्ड नेशन में जो उसके सिटीजन्स हैं उसके पूरी मेडिकल एक्सपेंसेस वो उस कंट्री के गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहिए। और दूसरी, अगर वो पेशेंट किसी का एम्प्लॉय है तो उसके एम्प्लॉयर को उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी अच्छी से डेवलप होनी चाहिए कि पेशेंट जो बचा कुचा अगर कोई एक्सपेंसेस बच जाता है वो इंश्योरेंस में कवर हो जाए। इस तरह से किसी भी डेवलप्ड कंट्री का मेडिकल सिस्टम होना चाहिए, बट इंडिया में अभी वैसा नहीं है। यानी कि अभी जो इस समय हॉस्पिटल में या जो इस समय जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जिस भी तरीके का जो रेवेन्यू मॉडल है, जहां से मनी फ्लो हो रहा है, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अभी किस तरह से मॉडल है, और फ्यूचर में जब ये एक डेवलप्ड नेशन की तरह इसका मॉडल अगर डेवलप हो जाता है तो उस समय हॉस्पिटल इंडस्ट्री किस तरह से दिखेगी, ये हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आज के वीडियोस में कई आर्टिकल्स और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी करेंगे, बिकॉज हमको पहले इसका पूरा बेसिस सेट करना है। ये एक सेक्टर एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है एक हॉस्पिटल्स। आज हम जिसके बारे में ज्यादा समझेंगे, हॉस्पिटल जैसे कि हम जानते हैं 2 तरह के हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैं मोस्टली जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, जिनको हम आगे समझेंगे। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं, मेडिसिन बनाते हैं, वो भी अपने आप में एक यूनिवर्स है, बट वो स्टॉक मार्केट के नजरिए से एक अलग सेक्टर माना जाता है, जैसे कि हम फार्मा सेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल और फार्मा का जो कॉम्बिनेशन होता है वही एक ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, जहां पे हॉस्पिटल का अपना एक खर्चा होता है प्लस मेडिसिन का खर्चा अलग होता है। तो जो हम यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करेंगे आगे जाकर के, वो मोस्टली हम हॉस्पिटल के बारे में ही करेंगे। फिर एक तीसरी चीज होती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। यहाँ पे वो लैब टेस्टिंग हो गया, किसी भी तरह के स्कैन्स हो गए, कोविड टेस्टिंग जैसे होती थी, वो सारे डायग्नोस्टिक एक्सपेंसेस में आता है। इसकी जो कंपनीज है वो अलग है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में अगर हम स्क्रीनों पे जाके देखेंगे तो हेल्थ केयर के अंडर ही आपको वो डायग्नोस्टिक कंपनियों की लिस्ट भी दिखेगी। लेकिन आज हम सिर्फ हॉस्पिटल शेयर्स और हॉस्पिटल सेक्टर की बात करेंगे। डायग्नोस्टिक सेक्टर भी अपने आप में एक ग्रोइंग सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन वो यहां पे देखा जाए तो वो उस तरह से वहां पे इन्फ्लेशन और ग्रोथ नहीं देखी जा सकती जो कि हॉस्पिटल के सेक्टर में देखी जाएगी। तो इसलिए हम उनको अलग अलग ही समझेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, इसमें भी कई कंपनीज हैं जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं और काफी हद तक के फार्मा प्लस मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, ऐसी
कंपनी जो कि सिर्फ मेडिकल और हेल्थ में इंश्योरेंस देती है, इसका हमने डिस्कशन किया था जब हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एक स्टॉक रिव्यू किया था, तब हमने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात की थी, और टेलीमेडिसिन जो कि काफी हद तक के इस तरह का रिमोट और रूरल एरियाज में मेडिसिन और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो रफली हेल्थ केयर में ये सारा सेगमेंट देखा गया है। जो हेल्थ केयर में एक तरह से रेवेन्यू पूरा का पूरा जो जनरेट होता है, उसमें 70-75% सारा रेवेन्यू हॉस्पिटल सेगमेंट से आता है। यानी कि अगर एक हेल्थ केयर सेगमेंट 100 करोड़ का बिजनेस करता है तो ऑलमोस्ट रफली आप ये समझिए कि 75 करोड़ हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से ही ये इंडस्ट्री मेजरली ड्राइव होती है। इसलिए ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये काफी हद तक के हॉस्पिटल के परफॉर्मेंस को दर्शाती है। सो अभी हम यहाँ पे थोड़े रिपोर्ट्स और थोड़े डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाएंगे। सेशन थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो हॉस्पिटल सेक्टर को समझने में और आगे जाकर के हॉस्पिटल रिलेटेड शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स लगाना चाहिए और समझना चाहिए इंडस्ट्री किस तरह से इसका फ्यूचर दिखता है। अभी जो इस समय मार्केट का जो साइज है 2024 में, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल शेयर्स की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे USD 108 बिलियन का इंडिया मार्केट का साइज हो रखा है। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री हो रखी है। 8 लाख करोड़ की पूरी इंडस्ट्री हो रखी है, जिसका एक फ्यूचर फोरकास्ट है कि अगर 2030 तक के ये 10% कैगर से ग्रो करेगा और करीब करीब ये 197 बिलियन $US का हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो जाएगा। यानी कि 16 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री हो सकता है। सो यहाँ पे ये एस्टिमेशन है कि जो पूरी इंडस्ट्री है वो अगले 6 साल में 7 साल में पूरी की पूरी इंडस्ट्री डबल हो सकती है। आगे जाकर के हम हमारे शेयर्स को भी अगर इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जितने भी हमारे जो मेजर शेयर्स हैं उनका भी हम मार्केट कैप को डबल होने का एक्सपेक्टेशन तो इतना हम बेसिकली कर सकते हैं। ये हमको हेल्प होगी जब भी हम आगे जाके फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे कोई भी शेयर्स का। और अगर हम एक गवर्नमेंट रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट अगर उसकी बात करें तो वहां पे तो जो प्रोजेक्शन वो और ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि एक कैगर ऑफ 18% से एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये इंडस्ट्री के ग्रो होने का प्रोजेक्शन है। अब अगर हम इस ग्रोथ की बात करें तो ये ग्रोथ क्यों आएगी, इसके पीछे एक हम रिपोर्ट देखेंगे इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का, जहां पे ये बता रहे हैं कि जो ये सेक्टर है उसके क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से ये ग्रोथ आ सकती है। तो सबसे पहली चीज तो बेसिक स्ट्रांग डिमांड है। सो कोई भी बिजनेस में जब भी ग्राउंड लेवल पे डिमांड काफी स्ट्रांग रहती है वो बिजनेस में एक अच्छा फ्लरिशिंग नेचर रहता है, ग्रोथ दिखती है। सो ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, ये ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और इसकी वजह से ये काफी बड़ा इंडस्ट्री है जहां पे एक डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है और एक हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आगे आने वाले जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट पे ये ग्रोथ करने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर देखा जाए तो जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी अट्रैक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक काफी फोकस रहता है। हमने देखा है कि गवर्नमेंट के जो बजट्स आते हैं उसमें एक हेल्थ बजट हमेशा होता है। उस हेल्थ केयर का जो बजट होता है उसमें काफी चीजें स्प्रेड आउट होती हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल डेवलपमेंट में पैसे खर्च होते हैं। कई कह सकते हैं कई ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनको प्रोक्योरमेंट और फ्री में वो मेडिसिन और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और कई ऐसे जो एम्प्लॉय सेगमेंट है या कह सकते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वहां पे भी एक गवर्नमेंट उनके मेडिसिन और उनके हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करती है। सो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे काफी इनिशिएटिव देखा गया है, जो कि जीडीपी का अभी तक के 2.2% के करीब अब इंडिया का गवर्नमेंट अपने हेल्थ में स्पेंड करने लगा है, जो कि देखा जाए तो 2-3 साल पहले 1.5% ही हुआ करता था। यहाँ पे भी देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक काफी अमाउंट ऑफ मनी है, बजट है, जो कि हेल्थ केयर में स्पेंड हो रहा है। अब ये जो स्पेंड हो रहा है पैसा, वो जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल को ही जाए, वो फिर फार्मा में जाता है, कुछ डायग्नोसिस में जाता है, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ पोलियो अभियान, उस तरह के में भी कई जगह पे वो पैसा जाता है। बट इन जनरल देखा जाए तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ा ना बहुत उस कंपनियों को भी जाएगा, उन हॉस्पिटल्स को भी जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कई पॉलिसीज, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज भी लॉन्च होती है, जैसे कि आयुष्मान भारत, फिर कई NRHM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन, इस तरह के कई ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो गवर्नमेंट ड्राइव करती है और उसमें भी काफी एक स्पेंडिंग और बजट एलोकेशन होता है। सो वहां से भी एक काफी पुश आता है हेल्थ केयर सेगमेंट को लेकर के। और मैन पावर, राइजिंग मैन पावर भी हम यहाँ पे इस सेगमेंट में देख सकते हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पे हेल्थ केयर में काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, बट देखा जाए तो तब भी डॉक्टर टू पेशेंट का जो रेशियो है वो काफी कम है इंडिया में, और जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सपोर्टिंग स्टाफ की भी काफी जरूरत होगी, और ये चीज हमेशा कंटिन्यू ग्रो होने वाली है। सो ये सारी चीजें एक काफी रीजन बनती है कि किस तरह से हेल्थ केयर सेगमेंट जो है वो आगे ग्रो करेगा। सो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को ये जो ग्रोथ है ये तो हमें काफी समझ में आ रही है कि किस तरह से ये इंडस्ट्री पूरी ग्रो करेगी, लेकिन उस कंपनी में जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स है, जिसमें हम आगे जाकर के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको समझने के लिए और एक अच्छे स्टॉक की पोटेंशियल को समझने के लिए हमको पूरे इसके बिजनेस मॉडल को पहले समझना चाहिए। सो देखिए, हॉस्पिटल सेक्टर में आने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये बेसिकली इनके जो बिजनेस मॉडल है वो कई अलग अलग पैरामीटर्स में डिफाइंड है, और उसकी वजह से उन हॉस्पिटल का अपना एक कैरेक्टर बनता है। हमें उन्हीं हॉस्पिटल को आपस में कंपेयर करना चाहिए जब उनका बिजनेस मॉडल और उनका जो बिजनेस अप्रोच है वो सिमिलर हो। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो साइज होता है वो काफी मैटर करता है। लार्ज स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल्स, ये वो मेजर सेगमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं जो कि सबसे बड़े बड़े साइज के जो हॉस्पिटल्स आप देखते हैं, अपोलो, किम्स,
मैक्स केयर, ये वो लार्ज स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं और इसमें मल्टी स्पेशलिटी होती है, यानी कि इसमें आपको अलग अलग तरह के स्पेशलिटी केयर्स मिलेंगे। कार्डियो हो सकता है, फिर ब्रेन न्यूरो सर्जरी हो सकती है, तो अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी के जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा इन सेगमेंट के हॉस्पिटल्स में। ये होते हैं लार्ज स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल्स। फिर आपको स्मॉल हॉस्पिटल्स, डे केयर और क्लिनिक्स, जो आपके स्मॉल टाउन में, जो आसपास के एरिया में जो स्मॉल क्लिनिक्स होते हैं, वो यहाँ पे एक स्मॉल हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। मोस्टली आप देखो कि जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो बेसिकली लार्ज स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल्स ही लिस्टेड हैं। स्मॉल हॉस्पिटल्स ज्यादा लिस्टेड नहीं है, इस वजह से वो काफी आप अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में उसको डाल सकते हो। लेकिन यहाँ से साइज मैटर करता है कि कौन सा हॉस्पिटल और उनका साइज फिर कितना बड़ा है। फिर इनके रेवेन्यू मिक्स को हमें समझना होता है। क्यों? जैसे कि हम जानते हैं कि कई अलग अलग तरह की स्पेशलिटी डिवीजन होती है एक हॉस्पिटल में, जैसे कि कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया। सो यहाँ पे जो ये रेवेन्यू मिक्स है वो इस हॉस्पिटल का किन सेगमेंट से ज्यादा आता है। हाई मार्जिन कैटेगरी में आने वाले जो स्पेशलिटी यूनिट है वो है कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट सर्जरी, या न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी न्यूरो सर्जरी या कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट, राइट, वो हाई मार्जिन कैटेगरी में आता है। सो रेवेन्यू अगर इन सेगमेंट से उस हॉस्पिटल का ज्यादा आ रहा है तो उनके मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग देखे जा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ जो दूसरे सेगमेंट्स हैं जैसे कि गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक, रेडियोलॉजी, ये वो सेगमेंट्स हैं जो कि एक स्टेबल रेवेन्यू देते हैं। मतलब ये आप हर हफ्ते, हर मंथ एक स्टेबल रेवेन्यू इन सेगमेंट से आता है। सो ये हमें समझना होता है कि जो रेवेन्यू मिक्स है वो किस स्पेशलिटी सेगमेंट से हॉस्पिटल का आ रहा है। अगर इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, कई हॉस्पिटल्स तो मल्टीपल स्पेशलिटी में काम करते हैं, बट कुछ वेरी स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होते हैं जो एक या दो ही सेगमेंट में काम करते हैं। तो उस समय आपको वो स्टॉक को पिक करने के समय ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के स्पेशलिटी में काम करते हैं और उस तरह के स्पेशलिटी में कैसे मार्जिन आते हैं। फिर बात आती है जियोग्राफिकल प्रेजेंस की। सो सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल अगेन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसका जियोग्राफिकल आउटरीच ज्यादा अच्छा है, ऑल इंडिया प्रेजेंस है, या ज्यादा से ज्यादा स्टेट में वो प्रेजेंट है या सिटीज में है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में आगे जाकर के एक एक्सपेंशन डेफिनेटली होगा। अगर वो अभी एक छोटा हॉस्पिटल है, एक या दो स्टेट में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे जाकर के अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेगा। अगर वो ग्रोथ जियोग्राफिकली नहीं करेगा तो आगे जाकर के उसके रेवेन्यू में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी कम है। इसलिए ये जानना जरूरी रहेगा कि अभी उसका प्रेजेंस किन किन जियोग्राफी में है, और वो भी हमें काफी मैटर करेगा कि कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कैपेक्स प्लान। हमने बात करी थी केमिकल सेक्टर की, जब हमने वीडियो स्टडी की थी तब हमने देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान्स होते हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वहां पे ये भी हमने समझा था कि वो एक B2B ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो केमिकल बना के किसी बिजनेस को सेल करता है। अगर आपने केमिकल सेक्टर का वीडियो मिस किया है तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो अगर हो सकता है 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना, एक स्पेशलिटी में काम कर रहा है तो उसको 2 या 3 स्पेशलिटी में एक्सपेंड करना, या फिर अगर वो 1 या 2 स्टेट में है तो उसको एक्सपेंड करके 3, 4, 5 स्टेट में लेके जाना। सो वहां पे यहाँ मोस्टली कैपेसिटी जो है वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे होती है। प्लस इसके बाद जितने भी हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो डिवाइसेस लगते हैं, वो काफी महंगे होते हैं। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हॉस्पिटल्स को करना पड़ता है। अगर कोई भी हॉस्पिटल अपना कैपेक्स प्लान को काफी क्लियरली नहीं बता रहा है या उनका कोई कैपेक्स प्लान नहीं है तो वहां पे उस हॉस्पिटल का ग्रोथ आना उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखता। तो इसलिए यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि हम अपने स्टॉक को स्टडी करें और उनके कैपेक्स प्लान को भी स्टडी करें। इसके साथ साथ ये चीज ये भी डिफाइन करती है कि एक बार जो हॉस्पिटल बड़ा हो गया वो बड़ा सा बड़ा होता जाएगा और एक एंट्री बैरियर यहाँ पे बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ के कैपेक्स प्लान में काफी पैसा लगता है, काफी यहाँ पे कैपिटल लगता है हॉस्पिटल को बनाने में, सेटअप करने में। इसलिए कोई भी छोटा मोटा प्लेयर आकर के अपने हॉस्पिटल को ग्रो नहीं कर सकता। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकता है जो कि अपने हॉस्पिटल बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के कैपेक्स प्लान होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में कैपेक्स प्लान हो जाएगा, तीसरे साल में रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के कैपेक्स प्लान होते हैं। कई बार 3 साल, 5 साल, 7-7 साल के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तब जाकर के वो एक नया हॉस्पिटल डेवलप होता है, नया वहां से रेवेन्यू आना शुरू होता है। यहाँ पे जो कैपेक्स में जो फंड्स लगते हैं वो फंड्स का आउटकम आपको 5 साल या 7 साल बाद उसमें दिखेगा। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ जाती है कि हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो एक लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म उतना ज्यादा नहीं दिखता। एक रैली आ सकती है बट एक जो कोर वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है वो अगर आप एनालाइज करके आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें जो स्टडी है वो काफी हद तक के 4 साल 5 साल के बाद उसके रेवेन्यूज आने की ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी होगी। तो डेफिनेटली हॉस्पिटल सेक्टर जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग रनिंग सेक्टर होता है, काफी लॉन्ग टर्म में इनके आउटकम आकर के दिखते हैं। फिर बात आ जाती है जो इतना ज्यादा कैपेक्स प्लान में जो कैपिटल लगता है उसके लिए कंपनीज को बहुत ज्यादा डेट लेना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने जो हमारे प्राइमरी क्लास के वीडियो में बात करी थी कि कंपनी के डेट को हमेशा देखना चाहिए, यहाँ पे वो डेट का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा हमको यहाँ रिलैक्स लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल को अपने आप को ग्रो करने के लिए एक हाई कैपेक्स की जरूरत पड़ती है और कई बार हो सकता है कि उसके पास पैसे हों
या हो सकता है वो कई बार डेट लेकर के, लॉन्ग टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट लेकर के अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेगा और अपने को एक्सपेंड करेगा। सो उस नजरिए से हमको उस कंपनी के डेट के लिए थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, बट जरूरी रहेगा कि हम उस डेट को ध्यान रखें कि वो अपने हद से ज्यादा डेट को ना बढ़ाए। साथ ही साथ उसके रिजर्व पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व अगर अच्छा रहेगा तो कितना भी डेट हो वो कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल में इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट मिक्स को समझना, यानी कि इनके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स। इन पेशेंट्स वो होते हैं जो कि हॉस्पिटल में आकर के अपने ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो जाते हैं कम से कम 24 घंटे के लिए। अगर एक दिन से ज्यादा अगर कोई एडमिट होता है वो कहलाता है इन पेशेंट। आउट पेशेंट वो होता है जो कि यूजुअली आता है, कंसल्टिंग लेता है और दवाई और प्रिस्क्रिप्शन लेकर के चला जाता है, या फिर 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए रुकता है, कुछ ड्रिप सलाइन लगती है और फिर वो डिस्चार्ज ले लेता है। सो इन पेशेंट और आउट पेशेंट का क्या रेशियो है ये भी काफी मैटर करता है उनके रेवेन्यू में, कि जो रेवेन्यू है वो इन पेशेंट से ज्यादा आता है, क्योंकि वो हो सकता है 24 घंटे, 1 दिन 2 दिन रुकेगा हॉस्पिटल में। उसके जो प्रोसेसिंग जो होती है, जो हॉस्पिटल के जो चार्जेस लगते हैं वो उसके बिल में नॉर्मली लगेंगे और वहां से हॉस्पिटल का रेवेन्यू ज्यादा आता है। आउट पेशेंट्स में यूजुअली उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, बेसिकली सिर्फ डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्जेस और मेडिसिन के चार्जेस, बस उतना ही उसमें आउट पेशेंट में लगता है। सो जितने नंबर ऑफ इन पेशेंट ज्यादा होंगे वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उस हॉस्पिटल का। नेक्स्ट एक चीज समझने की होती है कि जो पेशेंट है वो किस तरह का पेशेंट है। ये हम यहां से समझते हैं कि 4 तरह के बेसिकली पेशेंट्स होते हैं, यानी कि ये वो पेशेंट्स है जिनको हम वो किस तरह से अपने एक्सपेंस को पे कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं, वो होते हैं सेल्फ पे। सेल्फ पे का मतलब होता है कि वो जितने भी बिल हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है वो अपने से खुद पे कर देगा। आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वो अपने पॉकेट से सारा एक्सपेंसेस बियर करता है। जितना भी वो बिल हुआ है, चाहे वो इन पेशेंट हो चाहे वो आउट पेशेंट हो, लेकिन अगर वो अपने जेब से खुद दे रहा है वो सेल्फ पे पेशेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि अपना बिल इंश्योरेंस या टीपीए के थ्रू पे करते हैं। ये वो पेशेंट्स होंगे जिन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा या वो किसी भी तरह के ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड होंगे। हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला कोई पेशेंट है जिसकी कंपनी ने उसके लिए इंश्योरेंस खरीद के रखा है, तो वहां पे जो बिल का जो पेमेंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आता है। तो वो एक दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हो गया। थर्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। ये पेशेंट्स हो सकते हैं रेलवे वाले, आर्मी वाले, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने वाले, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करने वाले। सो यहाँ पे क्या होता है कि उनका एक गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेमेंट की एक लिमिट होती है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप एक तरह से कोई ट्रीटमेंट लेना चाहो तो वो फ्री ले सकते हो, बट अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां के बिल्स आप वापस गवर्नमेंट को आकर के सबमिट करोगे तो आपके वो बिल्स गवर्नमेंट पे कर देगी। सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी काफी हद तक एक ग्रुप होता है पेशेंट्स का जो बिल पे करता है। फिर फोर्थ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं इंटरनेशनल पेशेंट्स। आपने ये काफी सुना होगा कि इंडिया के लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन जाते हैं। नहीं है कि इंडिया कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता, नेबरिंग कंट्रीज से, नेपाल से, श्रीलंका से और भी आसपास के देशों से बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया में। सो ये भी एक काफी बड़ा कंपोनेंट होता है ये देखने के लिए कि रेवेन्यू इन 4 जो टाइप ऑफ पेशेंट्स हमने बात करी कहां से सबसे ज्यादा आता है। अब यहां से आप ये समझिए कि जो इंश्योरेंस का ग्रुप है और जो गवर्नमेंट का ग्रुप है ये हमेशा कोशिश करता है कि कम से कम पैसे में ट्रीटमेंट हो जाए। इस वजह से काफी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो गवर्नमेंट और इंश्योरेंस ग्रुप के पास होती है। तो जिस भी हॉस्पिटल के पास इंश्योरेंस के पेशेंट ज्यादा आते हैं और गवर्नमेंट के पेशेंट ज्यादा आते हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मार्जिन जनरेट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा मार्जिन सेल्फ पे पेशेंट से आता है और इंटरनेशनल पेशेंट से आता है। और अगर मैं खास बोलूं तो इंटरनेशनल पेशेंट से सबसे ज्यादा मार्जिन वाले रेवेन्यू आते हैं और सेल्फ पे सेगमेंट से वॉल्यूम वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं। सो अगर आपको ये पेशेंट मिक्स समझ में आया तो आप ये समझिए कि ये 4 तरीके से हॉस्पिटल को पैसे आते हैं और अगर सेल्फ पे और इंटरनेशनल से पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल के लिए ग्रोथ और रेवेन्यू का मॉडल ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर इंश्योरेंस और गवर्नमेंट के सेगमेंट से अगर उनको ज्यादा पेशेंट्स आते हैं तो वहां पे उनका रेवेन्यू उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाएगा। सो ये हो गया बिजनेस मॉडल का पेशेंट मिक्स को समझना। अब लास्ट इस सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की, जो हमने हमारे बेसिकली जो प्राइमरी क्लास की वीडियो में बात करी थी कि हर शेयर का एक बेसिक फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हमको देखने चाहिए। यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करते हैं तो वो सारे इंडिकेटर्स हम डेफिनेटली देखेंगे, बट कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमको हॉस्पिटल सेगमेंट में देखने चाहिए, जो यूजुअली आपको किसी और इंडस्ट्री में और किसी सेक्टर में देखने को नहीं मिलते। थोड़ा बहुत होटल सेगमेंट में ये चीजें मैच करती हैं, बट हॉस्पिटल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ARPP, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, उस हॉस्पिटल का कितना है ये मैटर करता है। यानी कि अगर 100 पेशेंट्स आते हैं तो एवरेज हर पेशेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है वो मैटर करता है, और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हॉस्पिटल A का स्टॉक ज्यादा अच्छा है कि हॉस्पिटल 2 का स्टॉक ज्यादा अच्छा है। सेकंड, एवरेज रेवेन्यू
पर ऑक्यूपाइड बेड। जैसे कि हमने बेसिकली ये तो समझ लिया कि सबसे ज्यादा इन पेशेंट से रेवेन्यू आता है। इन पेशेंट्स कितने आएंगे इस पे डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल्स के पास बेड कितने हैं। जितने ज्यादा बेड होंगे, सबसे पहली चीज तो वो होना जरूरी है, उसके बाद वो बेड में ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपेंसी होना जरूरी है। सो इसको आप एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझिए कि अगर एक हॉस्पिटल है, उसके पास 100 बेड है, ठीक है, और वहां पे सिर्फ 50 पेशेंट्स आते हैं, तो 50 बेड ऑक्यूपाई होता है, 50 बेड तो खाली है, राइट। लेकिन अगर एक उसी तरह अगर कोई एक दूसरा हॉस्पिटल है जिसके बेड मान लीजिए 80 है, ठीक है, लेकिन वहां पे 80 पेशेंट्स हमेशा आते हैं, यानी कि उनकी ऑक्यूपेंसी 100% है, तो देखने में लगता है कि बेड तो उनके पास कम है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनका रेवेन्यू ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा क्योंकि उनकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये भी देखना जरूरी है कि कितने बेड ऑक्यूपाई होते हैं, उसके बाद जितने बेड ऑक्यूपाइड है उसमें हर बेड पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो ये भी उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर में काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज हम आगे जाकर के जब हम कुछ स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि किनका AR POB कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ALOS, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। सो देखिए यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि जो भी पेशेंट स्टे कर रहा है वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टे करता है, कोई भी पेशेंट एवरेज कितने डेज के लिए हॉस्पिटल में स्टे करता है, ये भी देखना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि जितना ज्यादा स्टे करे उतना ज्यादा अच्छा, ऐसा नहीं होता। ना ही वो ज्यादा कम स्टे करे और ना ही वो ज्यादा दिन स्टे करे। ये यूजली एक होटल बिजनेस के लिए और एक हॉस्पिटल सेक्टर के लिए ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कम दिन के लिए स्टे करेगा तो डेफिनेटली कम रेवेन्यू जनरेट होगा, और अगर वो बहुत ज्यादा दिन के लिए भी स्टे करेगा तो एक बेड जो है वो यूटिलाइज रहेगा काफी ज्यादा टाइम के लिए। सो इसलिए वो एक एवरेज लेंथ ऑफ स्टे काफी ऑप्टिमम होना चाहिए, और उसके अराउंड ही हमेशा उस हॉस्पिटल का एवरेज LOS होना चाहिए, तब वो एक सस्टेनेबल रेवेन्यू आता है। आपने कई बार ये प्रैक्टिकली देखा होगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ICU में कोई भी पेशेंट एडमिट होता है, बट उसको जितने जल्दी, अगर कंडीशन के हिसाब से देखते हुए, अगर उसको जितने जल्दी एक नॉर्मल जनरल वार्ड में या एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाए तो हॉस्पिटल उस पर ध्यान देता है कि हाँ भाई 1 दिन में 2 दिन में शिफ्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो जो ICU है उसका रेवेन्यू ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है, तो जैसे ही कोई दूसरा पेशेंट आता है उसको हम वहां पे रखेंगे, ICU में रखेंगे, और जो स्टेबल हो गया है कोई पेशेंट उसको हम जनरल वार्ड या प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। सो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी काफी मैटर करता है। सो ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल में देखने वाली चीजें होती हैं हॉस्पिटल सेक्टर में। तो अब जो कि हमने ये समझ लिया कि जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसकी ग्रोथ कैसी होने वाली है अगले 6 सालों में, फिर हमने ये देख लिया किस तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं हॉस्पिटल के सेक्टर में, ताकि हमको आगे आने वाले एनालिसिस को समझने में आसानी हो। तो देखिए, एक जो मैंने बात करी थी जियोग्राफिकल प्रेजेंस की, सो हमको ये समझना होगा कि जो सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल मार्केट है वो नॉर्थ और साउथ में ज्यादा है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में अगर आप देख सकते हैं तो पिछले 5 सालों से भी इसी का सेगमेंट ज्यादा था, और आगे आने वाले फ्यूचर में भी नॉर्थ का और साउथ का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे मार्केट साइज इंडिया का वहां पे ज्यादा हो। इसका मतलब हमें जो भी हम आगे जाकर के जो भी स्टॉक्स को प्रीफर करेंगे तो हमें देखना होगा कि उनका प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में स्ट्रांग होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जो की मार्केट प्लेयर्स हैं हॉस्पिटल सेगमेंट में, उनमें जो बड़े नाम है वो है अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, नारायणा, एस्टर DM, शैल्बी, ये बेसिकली लिस्टेड शेयर्स हैं। मेदांता, टाटा मेमोरियल, एम्स और कोकिला धीरूभाई अंबानी, ये मेजर बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से कुछ हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और कुछ नहीं भी हैं। सो अकॉर्डिंगली हम आगे उनको एनालाइज करेंगे। सो क्विकली अगर हम ये सारे मेजर हॉस्पिटल्स को स्क्रीनर में एनालाइज करें तो देखिए, स्क्रीनर पे तो काफी कॉमन पैरामीटर्स होते हैं जो कि दिखते हैं, जो कि हर कंपनी के दिखते हैं, बट हम डिटेल में भी जाकर के बाकी के इंडिकेटर्स की हमने बात करी थी वो भी स्टडी करेंगे, बट क्विकली हम यहाँ पे स्क्रीनर में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है मार्केट कैप के हिसाब से वो अपोलो हॉस्पिटल्स है, और इसके जो ROC ROE इज डिसेंट। PE अभी इस स्टॉक का 103 के अराउंड चल रहा है, एक्सपेंसिव लगता है। डेट टू रिजर्व जो इनका रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1 के अराउंड है, और प्लेजिंग जो है यहाँ पे 16% की प्लेजिंग यहाँ पे आपको अपोलो में दिख रही है, हालांकि दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में आपको प्लेजिंग नहीं दिखेगी। सो यहाँ पे क्लियरली एक चीज समझ में आती है कि प्लेजिंग करके यहाँ पे इन्होंने कैपिटल को गेन किया होगा, अपने शेयर्स को प्लेज करके बैंक से या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए होंगे, और उनको हो सकता है कि कैपेक्स में वो इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो ये चीज हमें स्टडी करनी पड़ेगी। और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपोलो का 12% है। सो यहाँ पे जो हम हॉस्पिटल शेयर्स को एनालाइज करेंगे इस स्क्रीनर के नजरिए से अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्लेजिंग और डेट, ये रहेगा मेजर चीजें जो कि हम इन शेयर्स को कंपेयर करेंगे। मैक्स केयर की अगर हम बात करें तो PE हाई दिख रहा है, और रिजर्व टू डेट रेशियो मैक्स का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अपोलो, राइट। 7000 करोड़ का रिजर्व के अगेंस्ट 1200 करोड़ का डेट है, विच इज वेरी गुड। कोई प्लेजिंग नहीं है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है 27% अगर हम एक हॉस्पिटल स्टॉक की बात करें। वही अगर फोर्टिस की बात करें तो डेट टू रिजर्व रेशियो इज गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 18% है जो कि कम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर PE देखा जाए तो 62, विच इज ओके, ठीक है। बट ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ में ये एक मिड कैप की कंपनी हो जाती है, बट इसका जो PE रेशियो की बात करें तो 68 है, विच इज गुड। बट अगेन यहाँ पे रिजर्व टू डेट इज ऑल्सो फाइन, मतलब 3:1 का यहाँ पे रिजर्व टू डेट रेशियो दिख रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका अच्छा है 24%, 25%। नारायणा हृदयालय, ये भी एक मिड साइज की कंपनी है, अगर इसका रिजर्व टू डेट देखे तो ऑलमोस्ट 2:1 का है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज डिसेंट 23%। सो अगेन ये भी बेटर है। डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है वो हॉस्पिटल स्टॉक नहीं माना जाएगा, ये एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, तो इसके पैरामीटर्स अलग रहेंगे, हालांकि स्क्रीनर ने इसको इंक्लूड
इंक्लूड किया हुआ है तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। पॉली मेडिक्योर ये एक मेडिकल डिवाइस का कंपनी है, ये भी इस एनालिसिस के स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये एक मिड कैप का कंपनी है। अगर इसका रिजर्व टू डेट देखें तो 17:13, अगेन ऑलमोस्ट 1:1 का रिजर्व टू डेट दिखता है एंड 25% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सो डिसेंट स्टॉक है, बट अगेन पी देखा जाए तो 55 है, जो कि काफी वैल्यूएशन वाइज अच्छा लगता है। एस्टर डीएम ये भी एक मिड कैप का स्टॉक है, बट इसका पी काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव इन दिस सेक्टर, एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, 15% के अराउंड। सो ये एक चैलेंजिंग है, बट अगर आप इसका प्लेजिंग देखोगे तो प्लेजिंग इसका ऑलमोस्ट 99% इसके स्टॉक्स सारे के सारे प्लेज्ड हैं। सो ये काफी अलार्मिंग है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, ये वापस से अपने प्लेज को रिलीज कर सकते हैं, बट जब भी ये प्लेज को रिलीज करेंगे तो इनके जो रिजर्व है, यानी कि जो इनका 4000 का रिजर्व है या जो आगे आने वाला प्रॉफिट है, उसका काफी चंक ऑफ मनी प्लेजिंग के रिलीज को प्लेज किए हुए शेयर्स को छुड़ाने में लगेगा। सो देखा जाए तो अलार्मिंग कंडीशन दिखती है ये प्लेजिंग की, बट इसको समझना पड़ेगा कि इससे जनरेट किया हुआ पैसा को ये किस तरह से अपने कैपेक्स प्लान में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये इसको एक स्मॉल कैप कंसीडर किया जा सकता है, पी 58, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो इसका 33% है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला स्टॉक है। क्यों? क्योंकि ये पीडियाट्रिक और चाइल्ड केयर में इनका मेजरली बिजनेस है। ये जो चाइल्ड केयर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये हाई मार्जिन हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन बनते हैं, इस वजह से आप देख पाओगे कि इसके 33% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। रिजर्व टू डेट भी इसका काफी स्टेबल है, ऑलमोस्ट 2:1 का इसका रिजर्व टू डेट रेशियो है। इसका वैल्यूएशन भी 58 का पी काफी कंफर्टेबल लगता है। अगर मैं इस सेगमेंट की समरी बोलूं तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक का 24-25 है, वो काफी स्ट्रांग माना जाएगा। सबसे बेस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेलवे हॉस्पिटल का है 33%। प्लेजिंग जितनी कम हो ना हो उतना अच्छा। रिजर्व टू डेट 1:1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी तो फिलहाल देखा जाए तो प्लेजिंग के साथ साथ डेट होना एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन दिखती है। 98% का प्लेजिंग होना अलार्मिंग लगता है। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री की जो पीई है वो 50 के अराउंड है। तो देखा जाए तो इस समय काफी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स अपने एक्सपेंसिव पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर कोई भी स्टॉक 60 या 50 के रेंज में है तो वो काफी जस्टिफाइबल लगेगा, बट उससे ज्यादा अगर कोई है तो वो काफी एक्सपेंसिव लगेगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो नारायणा हृदयालय का पीई ज्यादा कंफर्ट देता है। क्विकली अगर हम देखें तो ये स्क्रीनर से हमको दिख के आता है, बट इससे भी ज्यादा जो कि मैंने बिजनेस मॉडल में डिस्कस किया था, उन पैरामीटर्स में हम देख लेते हैं कि ये हॉस्पिटल्स कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अब हम कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई गई है। तो ये एक HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है जो कि आई थिंक नवंबर 2023 की रिपोर्ट है। सो वहां से काफी ग्रोथ हो चुकी होगी, बट यहाँ पे जो प्लेयर्स को इन्होंने कंपेयर किया है वो अपोलो, फोर्टिस, नारायणा और मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ अगर आप देखें तो नवंबर तक के अपोलो के जो 49 हॉस्पिटल्स थे इन टोटल, फोर्टिस के 28, नारायणा के 21 और मैक्स हेल्थ केयर के 16। अब अगर आप इसको इनके मार्केट कैप से कंपेयर करोगे, यू विल रियलाइज कि अपोलो जो कि 92,000 का मार्केट कैप है, इसके पास 50 हॉस्पिटल्स हैं। जो मैक्स हेल्थ केयर जो कि 89 ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके पास 16 हॉस्पिटल्स हैं। नारायणा हृदयालय ये जो कि ऑलमोस्ट अपोलो हॉस्पिटल से या मैक्स हेल्थ केयर से काफी छोटा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इसके पास 24 हॉस्पिटल्स हैं। अगर फोर्टिस हेल्थ की बात करें तो वो भी छोटा हॉस्पिटल है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इनके पास ऑलमोस्ट 28 हॉस्पिटल्स हैं। सो मार्केट कैप बड़ा होने के साथ साथ हॉस्पिटल के जो नंबर्स हैं वो नारायणा के ज्यादा बेटर दिखते हैं, क्योंकि 21 हॉस्पिटल के साथ अभी ये मार्केट कैप जो है इनका काफी छोटा है और ग्रोथ नंबर ऑफ हॉस्पिटल से ही आती है, जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे। सो देखने वाली बात यह है कि अपोलो जिसका मार्केट कैप 90,000 है और उनके पास 49-50 हॉस्पिटल्स हैं, वहीं नारायणा के पास सिर्फ 21 हॉस्पिटल्स हैं और उनका मार्केट कैप 25,000 के अराउंड है। जब इनके हॉस्पिटल के नंबर बढ़ेंगे और उन हॉस्पिटल से रेवेन्यू आना जनरेट होगा, सो डेफिनेटली जो है मार्केट कैप के इंक्रीज होने के साथ ये रेशियो काफी सेटल होगा। वही अगर हम कैपेसिटी बेड की बात करें, सो कैपेसिटी जो इनकी अपोलो की है वो 8,000 बेड्स के अराउंड है, 8,800, और वही नारायणा की 6,600, यानी कि अपोलो के आधे से भी ज्यादा नारायणा के पास बेड्स हैं, फोर्टिस से भी ज्यादा नारायणा के पास बेड्स हैं, और जबकि नारायणा के मार्केट कैप अभी काफी छोटा है। तो अगर ये हॉस्पिटल, अगर हम आगे जाकर के जो हॉस्पिटल के बेड्स के जो इंडिकेटर्स हैं उनको रियलाइज करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से नारायणा का मार्केट कैप अभी जितना है उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। इसके पीछे का रीजन ये भी है क्योंकि नारायणा का जो पीई है वो अभी 32 पे है। ये बताता है कि नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल के अगेंस्ट इसका पीई अभी काफी अंडर वैल्यू दिखता है। जब इसके पीई में एक्सपेंशन आएगा, 32 का जब ये पीई 40 होगा, 50 होगा, तो डेफिनेटली जो इसका मार्केट कैप अभी 25,000 है, ये 40,000, 45,000 तक के इसका मार्केट कैप चला जाएगा। तो जब इसका 45,000 के अराउंड इसका मार्केट कैप जाएगा, तब ये डेफिनेटली 40 से मार्केट कैप में बड़ा हो जाएगा, और तब जो कि इसके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं और जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो जस्टिफाई करेंगे। सो की प्रेजेंस की अगर बात करें तो अपोलो, फोर्टिस पैन इंडिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो नारायणा हृदयालय जो है पैन इंडिया में है, बट इनका जो डोमिनेंस है वो कर्नाटका और ईस्ट में है, सो साउथ में और ईस्ट में है। एंड मैक्स हेल्थ केयर अगेन वहां पे भी देखा जाए तो वो नंबर ऑफ हॉस्पिटल में छोटा है, और दिल्ली और मुंबई में पैन इंडिया प्रेजेंस मैक्स हेल्थ केयर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन प्लान जो कि पिछले नवंबर तक के देखा गया है, तो डेफिनेटली सबके पास अपने अपने एक्सपेंशन प्लान है, राइट। और अगर इनमें आप देखोगे कि
फोर्टिस ने जो नंबर ऑफ बेड्स हैं उनके हिसाब से एक्सपेंशन प्लान बनाया हुआ है इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। और वहीं पे नारायणा के पास इनका एक्सपेंशन प्लान केमन करके जो इनका एक लोकेशन है वहां पे इनके USD 100 मिलियन के एक्सपेंशन के प्लान है, राइट, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन माना जाएगा। और प्रिफरेबली इनका एक्सपेंशन ये ईस्ट की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं। ईस्ट की तरफ अगर देखें तो कोलकाता बेल्ट और जो नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है वहां पे इनके एक्सपेंशन के प्लान्स हैं। और मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो अभी उन्होंने रिसेंटली नानावती हॉस्पिटल जो कि मुंबई बेस्ड था, लॉस मेकिंग नानावती हॉस्पिटल था, उनको इन्होंने पूरी तरह से एक्वायर किया हुआ है। आने वाले समय में इनके पास दिल्ली में एक 300 बेड्स का कुछ एक्सपेंशन का प्लान है जो कि टोटल 13 बिलियन का एक्सपेंशन प्लान है। सो देखा जाए तो काफी बड़ा प्लान दिख रहा है, ठीक है। अब जो एक बात देखने की होती है कि जैसा कि हमने बात किया था कि हेल्थ केयर सेगमेंट में और भी दूसरे पिलर्स हैं, बिजनेस के सेगमेंट्स हैं, जैसे कि हो गया फार्मेसी, डायग्नोसिस। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल बिजनेस के साथ साथ और क्या चीजें कर रहे हैं। तो अपोलो का हमें पता है कि अपोलो का एक फार्मेसी है, अभी उन्होंने होम डिलीवरी फार्मेसी भी करना शुरू किया है, डायग्नोसिस भी है, क्लिनिक्स भी हैं। तो ये इनके बिजनेसेस देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे पिलर्स में स्प्रेड आउट है। फोर्टिस का सिर्फ डायग्नोस्टिक है जो कि SRL डायग्नोस्टिक के अंडर उनका चलता है। नारायणा का उनका केमन आइलैंड करके एक बिजनेस जो उनका एक्सपेंशन है वो है, और मैक्स का डायग्नोसिस है। सो देखा जाए तो इनके पैरेलल बिजनेस भी हैं, बट मेरा यहाँ पे पूरी तरह से फोकस रहेगा सिर्फ हॉस्पिटल और उनसे कोर बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू और उनका प्रॉफिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है, जो कि हमने बात की थी कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बिजनेस मॉडल में, फाइनेंशियल इंडिकेटर में हमें ये कुछ चीजें होती है जो काफी ध्यान से देखनी होती है। ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अपोलो के सबसे ज्यादा बेड्स हैं 8,800, फोर्टिस के 4,800, नारायणा के 6,600। इस बेड्स के अगेंस्ट अपोलो बनाता है ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज पर डे, ठीक है, इनके पर बेड्स के हिसाब से। फोर्टिस बनाता है 43,000 और नारायणा बनाता है 26,000 एंड मैक्स बनाता है 51,000। अब यहां पे बात आती है कि जो नारायणा का जो सबसे कम ARPOB दिख रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज होना चाहिए। ये काफी कम दिखता है एज कंपेयर टू द लीडर्स, ठीक है। 30,000, 40,000, 50,000 तक के रेंज में इनकी ऑक्यूपेंसी रेट आनी चाहिए, एवरेज इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आना चाहिए, जो कि अभी नहीं दिखता। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी हमें समझना चाहिए। कई हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनके जो अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स हैं वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर अपोलो के 49 हॉस्पिटल्स हैं उसमें से 70-80% हॉस्पिटल अगर रेवेन्यू बना रहे हैं तो डेफिनेटली उनका ARPOB काफी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन नारायणा के अगर 21 हॉस्पिटल्स में से अभी सिर्फ 12-15 हॉस्पिटल्स ही हैं अगर वो रेवेन्यू बना रहे हैं, तो बचे हुए हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू बनाना अभी बाकी है। इसलिए उनके ARPOB फ्यूचर में इंक्रीज होने की पोटेंशियल है, बट डेफिनेटली ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए और ये चीज हमको फ्यूचर में ट्रैक करना चाहिए। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की अगर हम बात करें तो अपोलो का 3.9, ऑलमोस्ट 4, 3.2, 3.5 एंड 4। सो ये डिसेंटली है, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 3 to 4 ALOS काफी डिसेंट माना जाएगा। ऑक्यूपेंसी अगर हम देखा जाए तो देखिए यहाँ पे काफी एविडेंट दिख रहा है कि नारायणा से 52% ही ऑक्यूपाइड होता है। इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए फ्यूचर में, जो कि 60-70% अपोलो और फोर्टिस की दिख रही है। सो इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए अगर देखा जाए तो, अदरवाइज डिसेंटली अपोलो और मैक्स का ऑक्यूपेंसी काफी सस्टेनेबल है और काफी कंफर्टेबल है। सो ये तो हो गई एक रिपोर्ट जो कि अपोलो, फोर्टिस, नारायणा और मैक्स को कंपेयर करती थी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट में। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे IIFL सिक्योरिटीज का एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थोड़ा पुराना है बट इंपॉर्टेंट होगा ये समझना कि कौन सा हॉस्पिटल का किस तरह का बिजनेस है और कितना उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर जो मैंने बात करी थी, इन पेशेंट वॉल्यूम्स की। सो जैसा कि मैंने बताया था कि बिजनेस मॉडल में जितने ज्यादा इन पेशेंट्स होंगे वो उस कंपनी के लिए, उस हॉस्पिटल के लिए ज्यादा एडवांटेज होगा। सो यहाँ देखिए डेफिनेटली अपोलो जो कि एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उनके जो इन पेशेंट के वॉल्यूम्स हैं वो अपोलो में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। लेकिन अगर हम रिसेंटली देखा जाए FY22 या हाफ ईयर ऑफ 23, तो उसमें देखें तो अपोलो में सबसे ज्यादा इन पेशेंट वॉल्यूम्स आता है, उसके बाद फोर्टिस में आता है और मैक्स में ज्यादा आता है, मैक्स में आता है। लेकिन रिसेंटली जो कि 4th नंबर पे नारायणा है, यहाँ पे मैं सेम चीज बोलूंगा, नारायणा का जिस तरह से उसका मार्केट कैप है और जिस तरह से उसका PE वैल्यूएशन है, वहां से कंपेयर में देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट मैक्स के जितना इन पेशेंट तो अभी ये ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन अभी काफी डिस्काउंटेड दिखती है। किम्स की अगर हम बात करें तो किम्स ने पिछले सालों में अपने इन पेशेंट के ग्रोथ को काफी बढ़ाया है और अभी ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो नियर अराउंड 200,000 के किम्स भी अपने इन पेशेंट्स वॉल्यूम रख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि किम्स अभी सिर्फ छोटे से तेलंगाना और आंध्रा में ही है, सिर्फ 2 स्टेट से ये 200 पेशेंट्स के अराउंड इन पेशेंट्स बना रहा है। अगर इनके एक्सपेंशन अदर स्टेट्स में आएंगे तो डेफिनेटली इनके इन पेशेंट नंबर्स भी बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री के अगेंस्ट कंपेयर करें कि इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो कर रही है, जैसे कि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 10% के अराउंड जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। सो देखा जाए तो कई ऐसी स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं जो कि इंडस्ट्री से भी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रही है। उनमें है किम्स, रेनबो मैंने बताया कि ये पीडियाट्रिक एरिया में होने की वजह से, चाइल्ड केयर में होने की वजह से इनके वॉल्यूम और इनकी ग्रोथ ज्यादा स्ट्रांग है। शैल्बी हॉस्पिटल, ये बहुत एक कह सकते हैं कि स्मॉल साइज का हॉस्पिटल है, बट इनका जो नीश है वो ये है कि ये ऑर्थोपेडिक, बोन मैरो और इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं स्पेशलिटी में ज्यादा काम करता है। सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया में इनकी प्रेजेंस ज्यादा है और ये एक ऐसे
स्पेशलिटी सेगमेंट्स हैं जहां पे मार्जिन ज्यादा होते हैं, इस वजह से इनमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अदरवाइज देखा जाए तो अपोलो, नारायणा, मैक्स ये ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के अराउंड ही परफॉर्म कर रहे हैं, फोर्टिस इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है इस समय। अब नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ये एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जितनी भी सारी कंपनीज है मेजरली, इन सब का किस तरह से अभी स्टैंड कर रहा है और किस तरह से ग्रो हो रहा है। सो अभी देखिए अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, जैसा कि हमने बोला कि ये ऑलरेडी 50,000 के ऊपर एवरेज रेवेन्यू बना रहे हैं पर बेड का, ठीक है। नारायणा का अभी है 33,000, किम्स का है 29-30,000। इनका अभी मेरे को काफी कम लगता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये ग्रो करना चाहिए, इसमें मेरे को एक्सपेक्टेशन रहेगा फ्यूचर में ये ग्रो होने चाहिए। अदरवाइज देखा जाए तो रेनबो का वो काफी स्ट्रॉन्ग है 50,000 के अराउंड, और शैल्बी का 34 के अराउंड। सो अगर यहाँ पे अगर हम जजमेंट करें, सो जिनके ARPO भी स्ट्रॉन्ग है वो उसमें कन्विक्शन ज्यादा आता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से नारायणा में कन्विक्शन ज्यादा आता है। इसलिए यहाँ पे हमें देखना होगा, डिटेल में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे नारायणा को भी, कि किस तरह से इसके इवैल्यूएशन को और किस तरह से इसके ARPO को रीड किया जा सकता है। और अगर हम एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की बात करें तो देखिए 3 to 4 days इज अ गुड इनफ नंबर। सो अपोलो ओके, फोर्टिस इज ओके, मैक्स में ज्यादा नंबर ऑफ डेज स्टे हो रहे हैं, नारायणा में यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे है 4.6। लेकिन अब यहाँ पे रीजन है क्योंकि ये मोस्टली हेल्थ और कार्डियक एरिया में काम करता है ज्यादा, तो वहां पे उनका एवरेज थोड़ा ज्यादा होना समझ में आता है। किम्स का 4 है, रेनबो का 2.7 है, बट ये भी समझ में आता है बिकॉज ये चाइल्ड केयर में है अगेन, तो यहाँ पे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे काफी कम दिखता है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि मैंने बिजनेस मॉडल में बात किया था पेशेंट मिक्स की। इन पेशेंट्स आउट पेशेंट्स हमने समझ लिए, हमने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में ARPO भी, ALOS समझ लिया। अब बात आ जाती है कि जो पेशेंट आ रहा है वो किस तरह का है। याद रखिए कि मैंने बोला था कि कैश और सेल्फ पे के जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर ज्यादा हैं तो रेवेन्यू में ज्यादा ग्रोथ आएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैश और सेल्फ पे में जो कि इस समय देखा गया है, हालांकि सारे नंबर्स यहाँ पे रिपोर्टेड नहीं है, बट अगर हम 21 की बात करें जो कि 3 साल पुराना है, बट कि अपोलो में 44% जो है पेशेंट जो आते थे वो सेल्फ पे के आते थे, फोर्टिस में 40%, मैक्स में 41%, नारायणा में 50%, किम्स में 63%, ठीक है। और अभी भी उसमें देखा जाए तो किम्स में एक हाई रेंज में 55 के अराउंड पेयर मिक्स में देखा जाए तो सेल्फ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, ये काफी अच्छा नंबर है। नारायणा का 47% कैश से आने वाले पेशेंट्स काफी अच्छा नंबर है। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उससे अपोजिट ही होगा, कम हो उतना ही बेटर है, बिकॉज इंश्योरेंस के पेशेंट्स जैसे कि मैंने बोला कि ये नेगोशिएटेड रेवेन्यू होता है, नेगोशिएटेड पेमेंट होता है, सो वो जितना कम हो उतना ही बेटर है। इंटरनेशनल पेशेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हर हॉस्पिटल ने अपने नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, लेकिन जो कि हम देख पा रहे हैं कि फोर्टिस में, मैक्स में, नारायणा में 887% है, ये काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। हालांकि पहले के हिसाब से ये नंबर कम है, लेकिन इसके पीछे काफी पैरामीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कि इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे हैं इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने, इस पे काफी अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि इंडिया में किस तरह का सिनेरियो है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, कोविड के पहले, कोविड के बाद का इंपैक्ट, राइट। सो यहाँ पे अभी देखा जाए तो 8%, 7% एक काफी अच्छा नंबर है ये 3 हॉस्पिटल्स में जो कि इंटरनेशनल पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कीम से एडवांटेज होने वाले पेशेंट्स, ये भी अगेन जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि कम पैसे में डील करती है, डिस्काउंटेड डील करती है, तो वो जितना नंबर कम हो उतना बेटर है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेशनल पेशेंट फोर्टिस, मैक्स, नारायणा ये काफी अच्छा हमको सपोर्ट देते हैं इंटरनेशनल पेशेंट्स के हिसाब से। सेम मैक्स, नारायणा और किम्स जो कि इनके पास एक अच्छा कैश रिच पेशेंट पूल है, तो वहां पे एक एडवांटेज है इन हॉस्पिटल्स को। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अब आने वाला जो फ्यूचर है इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर का, ये किन चीजों पे डिपेंडेंट है। सो देखिए अभी कहने के लिए तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेज जो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं लोगों में, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, और इवन अगर देखा जाए तो सीवियर डिजीजेज जैसे कैंसर, ये बहुत महंगे और काफी एक्सपेंसिव डिजीजेज हैं, इनके ट्रीटमेंट में काफी एक्सपेंसेस लगते हैं। अब वो पैसे कोई भी बियर करे, इंश्योरेंस कंपनी बियर करे, पेशेंट करे या गवर्नमेंट करे, बट ये जो डिजीजेज हैं ये पहले के जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज नहीं रह गए हैं। अब ये लाइफस्टाइल डिजीजेज काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं और इनमें काफी मैनेजमेंट और फंडिंग लगती है। ये एक आने वाले समय में हॉस्पिटल के लिए काफी बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। कहने में ये उतना अच्छा तो नहीं लगता, लोग हेल्दी रहे वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर सेगमेंट और हॉस्पिटल सेगमेंट काफी कुछ इसी चीजों की वजह से चल रहा है। इनका एक्सपेंशन जो पहले सिर्फ टियर 1 सिटीज में हम देखते थे कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो मुंबई दिल्ली में ही होते थे, बट अब ये एक्सपेंशन टियर 2 यानी कि स्मॉल सिटीज में, टियर 3 सिटीज में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल्स इस समय बन रहे हैं और एक्सपैंड हो रहे हैं। टेलीमेडिसिन का अगर सेगमेंट देखा जाए तो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टिंग, ई फार्मेसी, इस तरह की चीजें भी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से अब लोग अपना हेल्थ सर्विसेज ज्यादा ले पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में और इक्विपमेंट्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा यूज होने लगे हैं। और आने वाले समय में देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा ही प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि ये बहुत अनपेनिट्रेटेड सेगमेंट है। इसकी बात मैंने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस के एक वीडियो में की हुई है। वहां से जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ आएगी, डेफिनेटली वो पेशेंट्स भी ग्रो करेंगे जो कि अपना इंश्योरेंस के थ्रू अपना डिजीज को ट्रीट करते हैं। और फाइनली देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है या किसी भी तरह के जो मास पॉलिसी रन की जा रही है, वहां से भी इन सेक्टर में ग्रोथ देखी जाएगी। जो हमारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है, नारायणा हृदयालय और यथार्थ हॉस्पिटल, इसको डिटेल में हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज वापस से रिवाइज कराऊंगा कि ये जो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है, ये काफी
चीजों से बना हुआ है। हमने आज जो बात करी वो सिर्फ हॉस्पिटल सेक्टर की बात करी, जो कि अभी के हिसाब से 70% के अराउंड ये पूरे सेक्टर का पार्ट है। इसमें और भी डायग्नोस्टिक पार्टनर भी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर भी है, मेडिकल डिवाइसेस भी हैं और डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं। ये भी उतना ही पोटेंशियल रखते हैं जितना कि हॉस्पिटल के स्टॉक्स रखते हैं। इसलिए हमको इन सेगमेंट्स को भी समझना होगा। क्या पता हमको वहां पे कुछ ज्यादा अच्छे पोटेंशियल स्टॉक्स भी दिखें। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल सेक्टर की बात करूं तो डेफिनेटली ये ड्राइव होता है जिस तरह से इन्फ्लेशन है। हॉस्पिटल सेगमेंट में जैसे कि मैंने बोला बहुत हाई रेट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, और इसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है हॉस्पिटल के टॉप लाइन रेवेन्यू में आएगा। वही हॉस्पिटल के स्टॉक ज्यादा अच्छे ग्रो करेंगे जिनके मार्जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो हाई मार्जिन वाली जो स्पेशलिटी है वो सेगमेंट में, जैसे कि हार्ट की बात करी थी हमने कैंसर और न्यूरो की बात करी थी, उन सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले समय में जो इनके कैपेक्स प्लान है वहां से इनकी ग्रोथ मिलेगी। सो देखिए यहाँ पे जो मेरा अप्रोच रहा है और जिस तरह से मैंने ये सेक्टर को एनालाइज किया है, अगर आपको ये मेरा अप्रोच और मेरा प्रोसेस समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वो मेरे को मोटिवेशन देता है कि इतने डीप में जाकर के स्टडी करने का और एनालाइज करने का। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको इसी तरह के डिटेल एनालिसिस करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।